अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो चुके हैं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के जज एजाज ईवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का फैसला सुनाया है। दौरान समाअत वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश नहीं हुए। हैरान कुन बात यह है कि दौरान समाअत FIA के किसी भी गवाह ने शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज का नाम नहीं लिया। तफ्तीशी अफसर ने गवाहान के बयान भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। FIA ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड करप्शन की रोकथाम एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुलेमान शहबाज बरतानिया में हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे में उन्हें मफरूर करार दिया गया है। नाज़रीन, दौरान समाअत FIA के वकील फारूक बाजवा ने दलाइल देते हुए कहा कि जितने भी बेनामी अकाउंट्स हैं उन्हें रमजान शुगर मिल के मुलाजिमीन ऑपरेट करते थे। गुलजार अहमद की वफात के बाद भी उसका अकाउंट ऑपरेट होता रहा। मसरूर अनवर ने शहबाज शरीफ और गुलजार अहमद के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस की। अदालत ने FIA के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत या फिर रिकॉर्ड है कि जिस पर वकील FIA ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड में इस बात का सबूत नहीं है। गुज़िश्ता समाअत पर FIA ने लाहौर की खसूसी अदालत को बताया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त रकम मुंतकिल नहीं की गई और ना ही कोई सबूत मौजूद है। जबकि मुआवने खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने अकरम नामी शख्स का एतराफ बतौर सबूत मीडिया के सामने रखा था कि जो ना सिर्फ प्ली बार्गेन कर चुका है और शहबाज शरीफ के दामाद के अकाउंट में रकम मुंतकली का एतराफ भी कर रहा था। आफ्ताब महमूद नामी शख्स जो इनको इस कुंडी हवाला के बिजनेस में मावनत फराहम करता था और अभी पाकिस्तान में जेर हिरासत है और शायद रिमांड पे है। यहाँ के डेवलपमेंट के और एड के पैसे जो मुख्तलिफ ठेकों में, अब इसमें एक नाम जिक्र हुआ है इकराम का, वो ऑलरेडी प्ली बार्गेन कर चुका है और इस चीज का इकरार कर चुका है कि वो अली इमरान को उसमें से पैसे देता था। ताज्जुब की बात यह है कि FIA ने 13 दिसंबर 2021 में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग अदालत में जमा करवाया था और दोनों को मरकजी मुल्जिम नामजद कर दिया था। शहबाज शरीफ पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज को उनकी आमदनी के नामालूम जराए से माल जमा करने में मदद दी। उस वक्त के मुआवने खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये कहते गए बार बार कि शहबाज शरीफ FIA के चालान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगना यानी कि मरकजी किरदार है। चालान के मुताबिक ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। इस ग्रोह का जो सरगना था, जो सरबराह था, वो शहबाज शरीफ था। FIA की जानिब से जमा कराए गए 7 वॉल्यूम्स का चालान 4000 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल था और इस केस को ऑर्गेनाइज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्प्री 2008 से 2018 कहा जाता है, बल्कि सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड केस कहा गया है, जिसमें 100 गवाहान की लिस्ट भी जमा कराई गई। चालान में कहा गया था कि तहकीकाती टीम ने 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिन्योट के मुख्तलिफ बैंकों में बनाए गए। FIA के चालान के मुताबिक 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए 17,000 से ज्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तज्जिया किया और इन अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई जो शुगर के कारोबार से मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिक हैं। नाज़रीन, चालान में यह भी कहा गया कि इससे कबल शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब 50 लाख अमरीकी डॉलर से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्विस थे। उन्होंने बैरून मुल्क जाली TTs का इंतजाम बहरीन की एक खातून सादका सैयद के नाम उस वक्त के वफाकी वजीर इसाक डार की मदद से किया। FIA ने कहा था कि यह चालान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज को मरकजी मुल्जिम ठहराता है। FIA के इस चालान के बाद बहुत से कानूनी माहिरीन और तहरीक इंसाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इस मुकदमे को ओपन एंड शट केस करार देते आए हैं। ये ओपन एंड शट केस था। देखें, ओपन एंड शट केस था और है अभी भी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चंद माह कबल कहा था कि FIA ने बड़ी मेहनत से उनके खिलाफ अरबों रुपए के केस बनाए। FIA के साथ वही होगा कि जो उन्होंने कराची पुलिस के साथ किया। इमरान खान ने मकसूद चपड़ासी और डॉक्टर रिजवान के कत्ल की तहकीकात के सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की। सारे इन्होंने ऑफिसर चेंज किए। अब तक हमारी नॉलेज के मुताबिक 6 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। तो मकसूद चपड़ासी भी था, उसको वो हार्ट अटैक से गया। डॉक्टर रिजवान वो हार्ट अटैक से मरा। दूसरा इन्वेस्टिगेटर को हार्ट अटैक हुआ।
फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा है कि 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अदालती निज़ाम और अवाम के मुंह पर एक और तमाचा है। 14,000 अकाउंट्स पर अर्करेज मेहनत की आज के अदालती फैसले को सियासी निज़ाम का अलमिया कहिए या फिर अदालती निज़ाम पर बैन करें, मगर यह तकलीफ दे हकीकत है कि इंसाफ की कोई साख नहीं है। आप हुकूमत में हैं तो इंसाफ आपका है। बात करते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र एंटी करप्शन टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शाकिर महमूद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सर, बताइएगा कि ये वो वाहिद केस है जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बनाया गया, जिसके ऊपर डॉक्टर रिजवान ने बड़ी मेहनत की। 4,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल चालान इसका दिया गया। इसके अंदर तमाम तर ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, गवाहान हैं, सबूत हैं। आज की बरियत आपको आपके नज़दीक शॉकिंग है या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुल्ज़म अपने जुर्म का ख़ुद काजी बन जाए तो उन मुकदमात का फ़ैसला ऐसे ही होता है। अगर आप देखें तो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो लॉ मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किए थे और वो हुकूमत वक्त के आदमी थे, और डिफेंस लॉयर भी उन्हीं के थे। और शुरू ही से अगर आप इनके बयानात और कोर्ट की रीडिंग्स को देखें तो वहाँ पे डिफेंस लॉयर ने एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया था कि हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ के एड्रेसेस और वल्दियत सही नहीं है। उस पर प्रोसिक्यूटर ने एक्सेप्ट किया था गलती को और कहा था कि मैं इसके अंदर सप्लीमेंट्री रेफरेंस जमा करवाऊँगा। तो उस रेफरेंस को, जो ओरिजिनल रेफरेंस जो डॉक्टर रिजवान ने बनाया था, उसको विड्रॉ किया गया और उसकी जगह सप्लीमेंट्री रेफरेंस डाल दिया गया। हमें वहीं से पता चल गया था कि इस केस को रजीम चेंज के साथ केस को भी चेंज करना और बिगाड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। जब प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों मिल जाएं तो फिर केस का अंजाम ऐसे ही होता है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कंप्लीट डिटेल्स दी हैं, ये केस फिट केस है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की सेक्शन 3A के नीचे, क्योंकि याद रहे कि शहबाज शरीफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, पेप्स हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हमजा शरीफ जो है इनका ताल्लुक नहीं था, हमजा शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं 2013 से लेके 18 तक, और उसके बाद सलमान जो है शहबाज जो है वो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। इसके 64 जो है विटनेसेस थे। इसके आपने इस तरह बताया 28 अकाउंट्स थे, 14 इसके मुलाजमीन थे। चार्ज तक फ्रेम नहीं किया गया। जज साहब पिछले 1 साल से कह रहे थे, हमारी जब हुकूमत थी कह रहे थे अगली डेट के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। ये जज की जिम्मेवारी होती है, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चार्ज को फ्रेम करना। इस केस के अंदर चार्ज फ्रेम नहीं किया गया, किसी बैंक मैनेजर को बुला के ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया गया, किसी गवाह को पेश नहीं किया गया, और उससे पहले मुजरिमों को जो है वो बरी कर दिया गया। तो आप देख कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है कि केस का डिसीजन किस तरह का है। ये केस मामूली केस नहीं है, ये क्लासेस के अंदर एकेडमिकली मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एक बेहतरीन पढ़ाई जाने वाला केस है। इसके जो चेक्स थे, फ्लाइंग चेक्स जो हैं, वो मार्केट से ख़रीदे गए और वो ख़रीद कर इनके अकाउंट्स में डाले गए। और याद रहे कि मसरूर अनवर नामी शख्स जो था वो प्रिंसिपल कैशियर था, कैश बॉय था, जिसको ऑथराइज़ किया हुआ था ही वाज द कैश बॉय, जो कि शहबाज शरीफ ने जिसको ऑथराइज़ किया हुआ था कैश ट्रांजैक्शन का। और एक गुलजार अहमद, जिस तरह आपने कहा है 2015 में इसकी डेथ हुई, इसके मरने के बाद भी इसके अकाउंट को ऑपरेट किया गया और यही कैशियर ले जाके 55K मॉडल टाउन में बाकायदा वो कैश ले जाके जमा करवाता था। और ये मौजूद है, ये चीज़ वो है नहीं इसके ऊपर के एविडेंस नहीं है ट्रांजैक्शंस की। जब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पैसा आ रहा है अकाउंट्स के अंदर, और वो पैसा वहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है? किसी शॉपकीपर से आ रहा है, किसी स्टोर कीपर से आ रहा है, किसी मेडिसिन वाले से आ रहा है। उनके फ्लाइंग चेक्स को ख़रीदा गया मार्केट से और ख़रीद के इन अकाउंट्स के अंदर डाला गया और वहाँ से कैश की सूरत में पैसे को इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन इसमें एक ही वाक़े के ऊपर ये लोग जो है ना वो इनको पनिशमेंट दी जा सकती है, वो ये है कि एक बेनामी एक औरंगज़ेब भट्ट साहब गुजरात के, उन्होंने गुलजार अहमद के अकाउंट के अंदर जो है वो 50 लाख रुपया जमा करवाया। ना इनको 50 लाख, उनकी बयान मौजूद है इस केस के अंदर कि जनाब मैंने टोटल 2013 में 1 करोड़ रुपया शहबाज शरीफ को दिया। इस 50 लाख के एवज़ इनको
जो है ना चेयरमैन बनाया गया गुजरात की ब्यूटिफिकेशन का, और डिप्टी कमिश्नर को और लोकल इंतज़ामिया को इनके अंडर कमांड कर दिया गया। ये एक जो है ना एक तरह से रिश्वत थी जिसका पैसा इस अकाउंट के अंदर आया। तो किसी पब्लिक अकाउंट होल्डर को, दैट टू अ चीफ मिनिस्टर को, जो कि पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हो, मेरा ख्याल है ये एक जो इसके अंदर इंसिडेंट दिया गया है या जो एक ये कंप्लीट एविडेंस दी गई है उसको कन्विक्ट करने के लिए यही काफ़ी था। लेकिन क्योंकि इस केस को पूरा सुना नहीं गया, इसको पूरा आगे बढ़ाया नहीं गया, इनिशियल स्टेजेस पे ही इसको ख़त्म कर दिया गया, तो आप इसके ऊपर यही कमेंट कर सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इसके आगे आदमी कुछ नहीं कह सकता। शाकिर, आप इस केस को शुरू से कवर कर रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि 24 फेक अकाउंट्स हैं, इनके 14 मुलाजमीन हैं, 25,000, 30,000, 10,000, 45,000 तनख्वाहों वाले, जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मगर फिर भी आप देख रहे हैं कि ये केस आज बरियत की सूरत में सामने आ गया। आपने इस केस में टर्निंग पॉइंट कब महसूस किया था? शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इस केस की ब्रीफिंग बता दूं शुरू से कि ये केस 2020 में शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फिर उसके बाद फिर 1 साल बाद इसका चालान भी जमा करवा दिया गया। जो टर्निंग पॉइंट था इसका ये था कि जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन थे, उन्हें तब्दील किया गया। 11 अप्रैल को उन्होंने अपना एक जवाब अदालत के अंदर तहरीरी सूरत में जमा करवाया और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें जो है वो DGFIA के ज़रिए ये पैगाम मिला है कि वो इस केस से अलहदा हो जाएं, और उस दिन जो समाअत थी वो आप पेश ना हो, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होना थी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आते हैं और उसके बाद केस दोबारा से तब्दील होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर इसके बाद जो नए प्रोसिक्यूटर आते हैं वो फ़ारूक बाजवा हैं, वो कमांड संभाल लेते हैं। फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे सैयद मर्दान शाह, उनको भी तब्दील कर दिया जाता है। उनकी जगह जो है वो मोहम्मद नदीम जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं, और उनका ये जो बयान था स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन का, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त एक जो हाइप बनी थी और उसके बाद ये बहुत पहले बरियत हो जानी थी, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए या उसको उस बयान की वजह से जो एक हाइप बनी कि शायद यहाँ पर कुछ ख़राबियाँ करने की कोशिश की जा रही हैं, तो उसके बाद ये केस थोड़ा सा इल्तिवा में चला गया। अच्छा, बुनियादी तौर पर इस केस में जो 16 अरब के जो दस्तावेज़ाती सबूत जो दिए गए हैं, वो उससे ना तो प्रोसिक्यूशन ने इनकार किया और ना ही शहबाज शरीफ के जो वकील थे उन्होंने भी नहीं इनकार किया। वो ये मानते हैं कि 16 अरब रुपया जो टर्नओवर जाहिर किया गया है FIA की जानिब से, जो डॉक्यूमेंटेशन दी गई है वो सारी दुरुस्त है, लेकिन वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बराह रास्त इससे ताल्लुक़ नहीं है। जबकि FIA ये मौक़िफ़ इख्तियार करता था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो इसके बेनिफिशियल ओनर हैं, और जितने भी मुलाजमीन हैं ये सारे रमज़ान शुगर मिल के हैं, उनके पास मुलाजमीन थे और इनके नाम पर अकाउंट्स खोले गए और बिलियंस की रकूम जो है वो इनके अकाउंट्स में, इनके टर्नओवर जो है वो रहा। जहाँ पर जो गुलजार अहमद की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी रकूम जो है ये अकाउंट में जमा हुई है। अब ये जो नेक्सिस है ये बनता है, ये अकाउंट जो है वो पहले जाती हैं गुलजार अहमद के अकाउंट में और उसके बाद फिर ये रकूम जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, और इसके ऊपर ये स्टेटमेंट मौजूद है। मुबैना तौर पर यहाँ पर जो FIA की जानिब से जो असलम ज़ेब भट्ट हैं, जिनके नाम पर ये सारी रकूम ट्रांसफ़र हुई हैं, उनको जो है वो शामिल तफ्तीश ज़रूर किया गया, लेकिन उनको सामने नहीं लेके आए। फिर उसके बाद ये शकील अहमद हैं, वही गुलजार अहमद जो फोत हो गए थे, उनके बेटे का ये बयान है। वो ये बताते हैं कि 7 जुलाई को उनके वालिद जो हैं 2015 को वो वफ़ात पा गए। उन्हें मालूम नहीं था, उनके वालिद जो थे वो 15,000 की तनख्वाह जो है वो रमज़ान शुगर मिल से लेते थे, लेकिन जो इनके अकाउंट में जो टर्नओवर था वो 1 अरब से ज़ायद का टर्नओवर था। इसके बाद जो मसरूर अनवर की बात की जा रही है, मसरूर अनवर की अगर हम बात करें तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस नैब में दायर किया गया, उसमें नैब ने ये साबित किया कि मसरूर अनवर जो हैं वो न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि हमजा शहबाज का अकाउंट भी जो है उसके अंदर ऑपरेट करते थे, और जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी वो सारा वो जाकर लेते थे। यानी इंतहाई एतमाद जो हासिल था मसरूर अनवर को, और इसमें फिर स्पीशियस कुछ ट्रांजैक्शन हुई थी, उसके हवाले से नैब में ये रेफरेंस जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ मलिक मकसूद जो है वो बड़ा अहम किरदार है, ये क्लर्क था, और इसके 8 बैंक अकाउंट्स हैं वो बनाए गए, जिसमें तकरीबन कुछ 4 अरब से ज़ायद की ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पर कहीं पर भी ये जो वकला थे शहबाज शरीफ के, उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि ये रकूम जो है वो मुंतकिल हुई हैं, टर्नओवर हुआ है, और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन ने भी ये कहा। लेकिन जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे फ़ारूक बाजवा,
उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ समाअत के अंदर भी ये कहा अदालत के सामने कि जो बराह रास्त ताल्लुक़ है शहबाज शरीफ का वो साबित नहीं हो सकता, ना ही हमजा शहबाज का, जिस पर अदालत की जानिब से इस्तफसार करते हुए कहा गया कि आप ये हमें लिख कर दे दें। तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑलरेडी ये चलान के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो हमजा शहबाज के वकला की जानिब से भी यही बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ रखा गया और मैं ये समझता हूँ कि जो बरीयत है वो इसी एक बुनियादी नुक्ता पर हुई है कि बराह रास्त जो ताल्लुक़ साबित नहीं कर सकी। और जबकि इससे पहले जब FIA थी, जो हम ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में, तो उनके जो प्रोसिक्यूटर थे वो यही मौक़िफ़ इख्तियार करते थे कि जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के जो अकाउंट्स ऑपरेट हुए हैं वो बेनिफिशियल ओनर हैं और उन्होंने उनके ज़रिए जो अकाउंट्स हैं ये खोले गए हैं और ये सारे रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट्स थे। ब्रिगेडियर साहब, एक तो पैरेलल सिस्टम इधर चलते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं चलान में भी किया गया है, आपके ऐसे नहीं है। उस्मान रमज़ान शुगर मिल को के हवाले से बताया गया है कि वो फोर्स करते थे इन मुलाजमीन को कि वो ये अकाउंट्स खोलें और उसके बाद ये चेक्स और ये अकाउंट्स जो हैं शरीफ खानदान के नाम कर दें, और वो उसके बाद लाइल रहते थे कि उनके नाम के ऊपर क्या क्या ट्रांजैक्शंस अरबों रुपए की हो रही हैं। ये सब इंकारी भी रहे टू बी प्रिवी टू दीज एक्टिविटीज़। तो सर, ये पूरा एक पैरेलल फेक सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम, क्या आज इसको समझा जाए अपनी मौत आप मर गया है इस बरियत के बाद? इज दिस द डेड एंड ऑफ द मेगा डॉक्यूमेंटेड करप्शन केस जो बताया जाता था? ये तो कोई जोर ज़बरदस्ती तो की नहीं गई विटनेसेस के साथ कि उनसे कोई बयान फ़कत ले लिया जाए। ये तो एक्चुअल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सूरत में प्रूफ हैं, फिर लोग हैं, उनकी टेस्टिमनीज हैं ऑन रिकॉर्ड। इसके बावजूद इसको ख़त्म समझा जाए, और क्या इसके असरात अब जो नैब में TTs का केस है उस पर भी होंगे? एक तो पहली बात यह है कि यह कहा गया कि डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप मुझे ये बताएं कि मार्केट से फ्लाइंग चेक खरीदे जाते हैं, वो किस पैसे से खरीदे गए? सोर्स पैसे की अगर आपको मालूम ना हो तो यहाँ से इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का इफ्तिताह हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाती है। वो पैसे आते हैं इनके अकाउंट में और वो चले जाते हैं किस अकाउंट में? शुगर मिल के अकाउंट में। शुगर मिल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? क्या शहबाज शरीफ नहीं है? सलमान नहीं है? शहबाज शरीफ एग्जीक्यूटिव है और सलमान उसका डायरेक्टर है। तो आप कैसे कह सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं है? दे आर डायरेक्ट क्राइम बेनिफिशरी। और शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने इस पैडलिंग की, उन्होंने इस पैसे को अरेंज किया और अरेंज करके अकाउंट में डाला, और इसके अंदर गवाह भी मौजूद हैं, ट्रांजैक्शंस भी मौजूद हैं। और मैंने आपको एक मिसाल दे दी है कि गुजरात के उस शख्स ने एडमिट किया, वो पैसा जमा हुआ। और इसकी सबसे घिनौनी जो साइड है इस पूरे केस की वो ये है कि अगर आपको याद हो 2015 में गुलजार अहमद की डेथ होती है इस केस में, ये बार बार रिपीट किया गया। इसमें एक और मुजम्मल राजा था जो इनिशियल जो ही केस शुरू हुआ तो कराची में उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इसके साथ ही मकसूद चपड़ासी, वो दुबई में उसकी डेथ हो जाती है। गुलाम शबीर कुरैशी, ये रियल सगा भाई था मुजम्मल राजा का, ही वाज आल्सो फाउंड डेड। ये चौथा इसका कैजुअल्टी थी और पांचवी कैजुअल्टी जो है इसके डॉक्टर रिजवान थे। तो एक घिनौनी साइड जो है वो इस केस की ये भी है कि इसके 1 बाय 1 लोग जो है उनकी बड़ी अजीब तरीके से यंग एज में डेथ होती रही है। और दूसरी साइड इसकी ये है कि जब क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो उसने स्टेट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना था, उन्होंने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं किया, वो डिफेंस के साथ मिल गए, जो डिफेंस कहता था उसकी हाँ में हाँ मिलाते चले गए। तो आज केस की बरियत हो गई। और बात यह है कि केस ना सुना गया, ना चार्ज फ्रेम हुआ, ना विटनेसेस वहाँ से पास हुई, ना किसी बैंक मैनेजर को बुलाया गया, ना ट्रांजैक्शन को चेक किया गया और कहा गया जी केस नहीं बनता। अब ये केस भी सर शट केस है या इसको भी बाद में खोला जा सकता है, या जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस हैं क्या ये किसी आग की नज़र तो नहीं हो जाएंगी? ये मशकूक आगे भी लगती हैं, LDA के दफातर में बहुत सी कॉपीज़ जो हैं वो गायब भी हो जाती हैं। क्या ये ख़त्म है या कहीं बाद में परसू किया जा सकता है? बात यह कि पहले ज़माने में ये होता था 2000 से पहले कि क्योंकि ज़्यादातर जो बैंक्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो मैनुअल होती थी और बाज़ अकाउंट्स जो हैं उनको ट्रेस करना बाद औक़ात बैकवर्ड बड़ा मुश्किल हो जाता था। आजकल FMU से लेके स्टेट बैंक से लेके बैंक्स तक जो है, और अभी ऑडिट सिस्टम है, SCCP है, तो ये सारा रिकॉर्ड
किसी न किसी सूरत में हार्ड कापीज़ की सूरत में रहेगा। और ये केस किसी वक्त, जुर्म जो है वो कभी मरता नहीं है, दब जाता है, मरता कभी नहीं है। आज भी अगर NR1 के केसेस आप खोलेंगे ना, जो एक्सनरेट हो गए, तो वो केस दोबारा बनाए जा सकते हैं। इस तरह जो NR2 है, जो चेंज रजीम के साथ हुआ है, इसके केसेस अगर किसी की खुशफहमी हो कि ये मर जाएंगे, TT केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है, ये मरेंगे नहीं, ये बिल्कुल जिंदा रहेंगे, जो जिंदा रहेगा। हमारे साथ और मुसद्दिक अब्बासी और शाकिर महमूद मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनिए। सितंबर 1999 कराची में पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड के मौके पर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से किसी सहाफ़ी ने तब पूछा कि कारगिल इशू पर क्या फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है। हाँ, वजीर आज़म अमरीका से माफ़ी मांगने ज़रूर जा रहे हैं। और फिर ठीक 1 माह बाद 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आज़म हथकड़ियों में जकड़ा अकूबत खाने में पाया गया और जनरल परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबिज़। तारीख के जिस जबर में हमारी जमहूरियत सांसें ले रही है, नाज़रीन, इसमें जमहूरी नुमाइंदों की औकात बस इतनी है कि हथकड़ी लगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब त्यारा साजिश केस में पहली बार रावलपिंडी से कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लाए गए तो हाथ आहनी जंजीर में जकड़े थे और पूरे रस्ते आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पेशी के मौके पर 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आज़म शिकवा करना था कि मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, मैंने जहाज़ अगवा नहीं किया, मेरे साथ मुजरिमों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। और एक गैर आइनी हुक्मरान मुंतखब वज़ीर आज़म को झुकाना चाहता है। ये बातें उन्होंने तब कही। माजी का ये मुंतखब वज़ीर आज़म हो या फिर 2018 में मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान, दोनों का दुख साझा है। आज 12 अक्टूबर के दिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे थे कि मुझे 3 सालों में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी का मुकाबला कर लेते। जिम्मेदारी मेरी थी मगर हुक्मरानी किसी और की। जमहूरियत और सियासत की इस खून से रंगी हुई सियासत का ये अलमिया रहा है कि आज तक कोई भी इलेक्टेड या फिर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जनरल जिलानी की नवाज शरीफ के ताने सहने वाले नवाज शरीफ हों या फिर सिलेक्टेड के ताने सुनने वाले बर्दाश्त करने वाले इमरान खान हों, डॉन लीग्स का जुर्म सरजद हो या फिर नोटिफिकेशन जारी करने में ताख़ीर गुनाह ठहर जाए, सज़ा आमरीत की कंध छुरी की तरह ठहर जाती है और वो चलती ज़रूर है। आज चले कल चले, लेकिन इस तारीख के बावजूद ये सच्चाई भी अपनी जगह मौजूद है कि 10 अप्रैल 2022 तक खान साहब एक पेज पर बहुत प्राउड थे, फ़ख्र करते थे। इमरान खान के अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही ने हमारे ही प्रोग्राम में बरमला ये शिकवा किया था कि नापियाँ कब तक बदलते रहेंगे। एक बंदा ही घबराया फिर रहा है, न्यूट्रल जानवर होता है। वो क्या था? नैपियाँ बदलते रहना सारी जिंदगी। अब क्यों नहीं बदली जा रही? नैपी भी महंगी होगी। कल इमरान खान आंख का तारा थे तो आज शहबाज शरीफ ब्लू आइड बॉय हैं, मगर इक्तदार में रहते हुए सबकी ज़बानें गंग हो जाती हैं और इक्तदार से बेदखली के बाद मुझे क्यों नकाला की गर्दान शुरू हो जाती है। अब यही इमरान खान थे जो वजारत उज़्मा पर बराजमान थे, तो उनके लिए एक पेज पर होना बहुत फ़ख्र की बात थी। Pakistan Army is this independent entity and the governments have no control over it. Pakistan Army is exactly behind the government's program. We are all on the same page. मगर अदम एतमाद की तहरीक के बाद इसी एक पेज के बतन से मीर जाफर, मीर सादिक और न्यूट्रल्स की इस्लाहात ने जन्म ले लिया। ताहम इक़्तिदार में होते हुए यही आर्मी चीफ बड़े जमहूरियत पसंद भी दिखाई देते थे। यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक उसमें शिरकत करते हैं। मुझे बताएं, अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ, आप माफ करेंगे? जनरल बाजवा है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। We have an excellent relationship. I honestly think it is the most harmonious relationship, complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies. Everywhere the military stands with us. मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाने और उन्हें ताने देने वाले इमरान खान माजी में खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों को इत्तेहादियों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट ही ले। नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे,
उसको वापस धमकी दो। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। अब बात करेंगे आज साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब से कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हर वज़ीर आज़म का एक ही शिकवा रहता है लेकिन कोई कुछ करता नहीं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि आज इमरान खान साहब ने गिला किया कि हुकूमत उनके पास थी लेकिन इख्तियारात कहीं और थे। तो पहले तो ये बता दीजिएगा सर कि वज़ीर आज़म तो बहरहाल अपने आप को बहैसियत वज़ीर आज़म वाइल एंड पावरफुल वज़ीर आज़म कहते थे। DGISI भी हटा दिया, अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब भी कायम रखा अगेंस्ट ऑल ऑड्स, भारत के ऊपर भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे। ऑल पावरफुल तब नहीं थे या अपने आप को तब महसूस करते थे और बाद रियलाइज हुआ कि दैट वाज नॉट पावर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जितनी पावर पाकिस्तान में हमारे यहाँ सिविलियन सेटअप में सिविल मिलिट्री बैलेंस के अंदर अवेलेबल होती है उतनी ही थी, कम भी नहीं थी ज़्यादा भी नहीं थी। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे वो अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। उन मामलात के अंदर जो एक बैकडोर के ऊपर जो एक पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग रहती है उसके मेरे ख्याल कॉन्टेक्स्ट में वो ये बात कर रहे थे। तो कौन सी पावर्स उनको नहीं मिली जिसको आप कह रहे हैं बैकडोर में जो व्हीलिंग डीलिंग रहती है वो किस नौयत की थी या कहाँ ये व्हीलिंग डीलिंग या मुदाखलत थी? नहीं, ये तो बात चूँकि मैं तो डील नहीं कर रहा था एहतसाब से या उनसे, ये तो जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब से इंटरव्यू लेंगे वो आपको बेहतर बता पाएंगे। मगर सर ये बहरहाल आप इसको हकीकत कहते आए हमारी सिस्टम की और वजह भी फरमाते रहे हैं। 1988 से IJI मॉडल हो या फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए 2018 के अंदर भी बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट की एक सपोर्ट जो है वो गैर मामूली अहमियत की हामिल रही है इधर पॉलिटिकल रिजीम्स की सर्वाइवल के अंदर। आज अगर मैं आपसे कहूँ क्योंकि बड़े अहम फैसले भी आ रहे हैं, बरियतें भी हो रही हैं, अगर कहा जाए कि इन ऐसी बरियतों के पीछे या अदालती अहम तरीन फैसले जो सामने आ रहे हैं जो हक में आ रहे हैं तो यानी कि समझा जाए इस्टेब्लिशमेंट ही हक में है, ये गलत होगा सही होगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने अपना बहुत नुकसान किया है। जितना गैर मकबूल इस वक्त है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, शायद 1951 के बाद 2-3 मौके हुए हैं जिसके ऊपर इतनी गैर मकबूलियत जो है वो उनके हिस्से में आई है और यकीनन ये एक उन्हीं 2-3 इंसिडेंट्स जो हैं उनमें से एक वाक़या है। अब उसके बाद हो सकता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो इन केसेस को खात्मे में, क्योंकि ये जो शरीफ फैमिली है या पीपल्स पार्टी है ये खुद भी बहुत तजर्बाकार है केसेस को ठिकाने लगाने में और हो सकता है इन्होंने जो है वो खुद ही सारा काम किया हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि आम आदमी का जो तासुर है वो यही है कि ये जो इनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं इसको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है और उसकी वजह से जो गैर मकबूलियत में बहुत इजाफा हो रहा है। एक तो ये मरियम नवाज का जो केस हुआ, फिर उसके बाद ये जो केस हुआ शहबाज शरीफ का आज, उससे बहुत झटका लगा है। फिर जो नवाज शरीफ इसहाक डार की वापसी, ये 3-4 मामलात ऐसे हैं जिनसे मेरी नज़र में एस्टेब्लिशमेंट ने जो बहुत ज़्यादा गैर मकबूलियत थी नून लीग की वो भी अपने खाते में डाल ली है और दिस हैज़ नॉट हेल्प्ड देम एट ऑल। सर मगर आपको लगता है कि क्योंकि वज़ीर आज़म का पहला स्टेंट था इन पावर, सीखा भी बहुत कुछ होगा, कहा भी कि आके सीखा एकदम और देखा तैयार भी नहीं थे, वो तजर्बा भी नहीं था, लेकिन जो अब ये यू टर्न्स आ रहे हैं इनको क्या कहा जाए कि विद मोर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इन रेट्रोस्पेक्ट उनकी हाइंडसाइट बेहतरीन हो गई है। कल को वो कहते थे कि एजेंसियाँ जो हैं वो बेहतरीन काम करती हैं, मुल्क के मुफाद के अंदर हैं, अगर हमारी बातें भी सुनती हैं या अपना काम कर रही हैं कोई मसला नहीं है, मेरे पास छुपाने को क्या है। आज फ़ोन टैपिंग के हवाले से वो अदालतों का रुख करना चाह रहे हैं। इसी तरह कल को वो सेम पेज का फ़ख्र करते थे और आज उसको अपने आप को बेख्तियार समझ रहे हैं, उस नज़र से देख रहे हैं। कल को जिनको वो कहते थे कि सबसे जमहूरियत पसंद जनरल हैं, फिर मीर सादिक, मीर जाफ़र, न्यूट्रलिटी की तशरीह, यू थिंक इन हाइंडसाइट बड़ी जल्दी बहुत कुछ सीख लिया खान साहब ने? नहीं, मेरा तो ख्याल है आपने जो तज़किया कर रही है ना वो बहुत ब्लैक एंड वाइट में कर रही है। इतनी ब्लैक एंड वाइट चीजें होती नहीं, चीजें तो ज्यादातर ग्रे में होती हैं।
कई जगहों के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि हमें फ़ौज का अनप्रेसिडेंटेड ताउन जो है वो हासिल रहा है। कई जगहों के ऊपर नहीं रहा, कई जगहों के ऊपर थोड़ा कम रहा है। सो ये कहना कि नहीं एक ही जगह के ऊपर हम सब कुछ देख लें, ये मुमकिन नहीं है। ये जो आपने सारी जो बातें आपने कही हैं, इनके बैकग्राउंड्स हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट है। आप उन कॉन्टेक्स्ट को निकाल लेंगे तो फिर तो चीज़ जो है वो नहीं आएगी। ये अलबत्ता ज़रूर है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी ये कहा था, हमारा सिविल मिलिट्री बैलेंस जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये मैं और आप तो फ्रेंकली हम बात ही कर सकते हैं ना, हमारे पास तो ताकत नहीं है। ताकत तो फौज के पास है या फिर जुडिशरी के पास है। पाकिस्तान के अनइलेक्टेड ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, और अवाम की तो इतनी ज़्यादा वक़्त नहीं है। लेकिन उन्होंने ये फैसला करना है, पाकिस्तान के जो यही जो एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल और मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है, कि वो पाकिस्तान को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए हैं, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो कोरिया है, और बेशुमार ममालिक हैं, वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और इसमें ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान को पीछे रखने में, तो जाहिर है कि ये तो दुरुस्त नहीं होगा। पाकिस्तान में जो सिस्टम 1951 से इम्पोज किया गया लियाकत अली खान की शहादत के बाद से अब तक, कुछ दरमियान में कुछ अर्सा यकीनन नहीं रहा, लेकिन वो तो अनइलेक्टेड लोग पाकिस्तान पे असल हुकूमत करते हैं और वो मामला नहीं चला। लिहाजा अब ना एक तो पॉलिटिशियंस में इतना वो ज़र्फ है कि वो आपस में कुछ रूल ऑफ द गेम तय करें। और ये बात आपकी 100 बातों की एक बात, पॉलिटिशियंस के ज़र्फ की बात। सर अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें कदरे मुश्तरक भी हैं। सदर आरिफ अलवी को भी साजिश नहीं दिखती, शहबाज शरीफ को भी साजिश नहीं दिखती, गो के दोनों को लगता है कि गलत ज़बान इस्तेमाल की गई। इसी तरह इमरान खान साहब का भी यही गिला है कि इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया, मौसर किरदार अदा किया उनको हुकूमत से निकालने में। इसी तरह नवाज शरीफ साहब हमेशा ये महसूस करते आए और कहते आए और गिला करते आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया उनको बाहर निकालने में। सो वाकई वो मैच्योरिटी नहीं है। मगर इमरान खान साहब ये भी कहते आए हैं कि हमेशा नवाज शरीफ साहब की बनी नहीं जर्नलों से, क्योंकि उनकी करप्शन के ऊपर नज़र पड़ जाती थी और उधर वो मारे जाते थे। मगर शायद ये इतना ब्लैक एंड वाइट वो भी नहीं है, उधर भी ग्रे एरियाज हैं। मानेंगे आप ये बात? एक ग्रे तो हर जगह होगा, और यकीनी तौर के ऊपर अब जो है वो कहीं पे दुरुस्त कहीं पे गलत फाइलें जो हैं वो तो बना ली जाती हैं, और हर एक को बताया जाता है कि आपकी फाइल भी हमारे पास है, आपकी फाइल भी हमारे पास है। तो वो तो हर जगह पे है। लेकिन असल और जहाँ पे ना हो वहाँ पे आप इस तरह से चेपियाँ लगा के तो आप ऑडियोज जारी कर देते हैं, आप वीडियोज जारी कर देते हैं, आप चीज़ें जारी कर देते हैं। ये जो देखे ना, अब हमने क्या किया, हमने शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान हो, कोई हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को जितना बेतौकीर कर दिया। यूँ लग रहा है कि फैसलाबाद का घंटा घर है, वहाँ पे बैठी हुई हर चीज़ जो है वो हर शख्स जो है वहाँ सुन रहा है। इंटरनेट के ऊपर 8 GB का वहाँ का डाटा पड़ा हुआ है। अब वो आप देखिए, एक तो ये थी कि आप पॉलिटिकल उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रशिया के विजिट के ऊपर भी वहीं पर बात हुई थी। पुलवामा के बाद जो वहाँ पे गुफ्तगू हुई वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिस्कस नहीं होंगी। सो अगर आप उसी की रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है और उसी की जो है वो चेपियाँ लगा के बाहर हम जारी कर रहे हैं, तो उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने दुरुस्त बात कही कि अगर इस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में कौन आएगा फॉरनर और कौन अपने दिल की बात करेगा। सो जिस तरीके से हमने ऑफिस को बेतौकीर कर दिया है, जिस तरीके से हमने इसको पीछे लग के, ये तो कलमियाँ है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है उसमें अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस का बड़ा हिस्सा है। और नवाज शरीफ ने और इन लोगों ने तो तवील अरसे तक अपना ये हिस्सा अदा किया। चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत जल्द अब ऐलान कर दूंगा, क्या ये मुमकिन है कि ऐलान करने की नौबत ही ना आए? क्या ये मुमकिन है कि पसे पर्दा जो ताल्लुकात और मुज़ाकरात जारी रहते हैं टॉल टाइम्स, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए अर्ली इलेक्शंस की, फरवरी, मार्च, अप्रैल में? ये मुमकिनात में से है? ये मुमकिनात में से है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अब ये सोच जो है वो हर जगह पाई जाती है और हर तबका फ़िक्र में पाई जाती है कि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ पाकिस्तान की मईशत को लंबा नहीं चलाया जा सकता। और जो इस वक्त मूडीज़ ने जो रिपोर्ट दी है, स्टेट बैंक ने खुद जो रिपोर्ट दी है
ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इम्पेरेटिव है पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के भी एक बड़े हल्के में ये सोच जरूर है कि ये पाकिस्तान इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा इलेक्शंस के ऊपर कंसेंसस बन रहा है और लेट्स सी कि हम इसमें कितनी जल्दी कामयाब होते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा, नई तकर्री के आपकी सियासत पे मुस्बत असरात मुतवक्के हैं? देखिए, हम इदारों के साथ कोई परपेचुअल लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, ना ही लड़नी चाहिए, ना ही हमारी इंटेंशन है। ना ही हम पाकिस्तान में जो एक रियलिटी है एस्टैब्लिशमेंट की या पाकिस्तान की जो हमारा जो किरदार है, इदारों की बड़ी अहमियत है पाकिस्तान में और स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड इदारों की। और हम बहरहाल एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम एक मिलके ही आगे चलना चाहते हैं और उसके अंदर जो भी मुमकिन है मामलात को बेहतर करने के लिए जो भी हम इक़दाम कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो होंगे। आपने हमारे साथ पिछली नशिस्त में ये कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गो के ये ऐलान कर चुके हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं, मगर इसको बहरहाल हतमी नहीं समझा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। क्या आप आज भी इस बात पे कायम हैं या अब उनकी रुखसती आपको यकीनी दिखने शुरू हो गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मैं कमेंट करने की पोजीशन में हूँगा, बिकॉज ये तो एक उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। हमारा नुक्ता नज़र यही था और उस वक्त यही है कि इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इलेक्शंस हों और इलेक्शंस जो हैं उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि वो डेफर कर लेते उनका जो सक्सेसर की एंट्री है और मुल्क में इलेक्शंस जो हैं उनकी तरफ हम जाएं। सो सबसे बेहतरीन तरीका जो है इलेक्शन कराने का यही है और हम अब भी ये समझते हैं कि यही बेस्ट होगा कि हम इलेक्शंस की तरफ पहले जाएं और तकर्री की तरफ बाद में जाएं। और सर मुझे बताइए, इन द मीन टाइम ये अब होता है कि नहीं होता? आपने ये भी कहा कि इम्कानात हैं कि ये अर्ली इलेक्शंस के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी जाए और बैकडोर डिप्लोमेसी कह लीजिए, ताल्लुकात कह लीजिए, वो भी चल रहे हैं तो ये काम हो जाए, लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। मगर अगर नौबत आ गई, हालात जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सूरत हाल में वज़ीर दाखिला भी आप तब्दील कर चुके हैं। इस वज़ीर आला उमर चीमा से आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि जो कर्नल डोगर साहब पूरी नहीं कर सक रहे थे? देखिए, तवक्कुआत जो है हमारी तो यही है कि जो कानून के मुताबिक चीज़ें हैं वो आगे बढ़नी चाहिए। थोड़ा वहाँ पर हमारे जो वर्कर्स थे, हमारे जो लोग थे, शायद उनको ख्याल था कि वो उतना डिलीवरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ हाशिम ने भी अच्छा काम किया था, जो अवेलेबल उस वक्त हालात थे उनके अंदर ही। और चीमा साहब जो है, उमर को फ़ायदा है, उनका स्टेचर भी है, गवर्नर रह चुके हैं और वो देखते हैं कि वो काम कैसे डिलीवर करेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमने कोई वफाक की या सूबों की लड़ाई तो नहीं करवानी ना। हमने पाकिस्तान को एक फेडरेशन के तौर के ऊपर ही देखना है और हमने यही कोशिश हमारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान में बजाय इसके कि हम हर दफ़ा हर वक्त इन टर्म्स में सोचें कि जब तक हम दूसरे का सर नहीं फाड़ेंगे वो बात आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें सोचना चाहिए कि हम सर फाड़े बगैर कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और हमेशा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हम फसाद के बगैर इंतखाबात तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये हमारा एम है और उसी की तरफ हम इंशाअल्लाह ताला अब भी कायम हैं। और हम फसाद नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हमारी तो देखिए, इस हवाले से आपकी हुकूमत से कोई राब्ते हैं? देखिए, ये तो पंजाब हुकूमत के राब्ते होंगे, हमारे नहीं है। लेकिन हमारी जो नेचर है प्रोटेस्ट की, वो आपने शुरू से हमारे प्रोटेस्ट आप कवर करती आई हैं, आप देखती आई हैं। तो राना सनाउल्लाह तो बहरहाल कमर कस चुके हैं। आई डोंट नीड टू रिपीट व्हाट जो वो कह चुके हैं और करने का इरादा रखते हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह ने ये फैसले नहीं करने हैं। फ्रैंकली, राना साहब तो एक हादसे के नतीजे में वजीर बन गए हैं, लेकिन असल फैसले जिन्होंने करने हैं ये तो उन्होंने सोचना है। हम तो एक मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारे जो प्रोटेस्ट हैं उनमें औरतें होंगी, बच्चे होंगे, फैमिलीज होंगी और क्या उनके ऊपर जो है वो आपने तशद्दुद करना है जैसे आपने 25 मई को किया। 4200 से ज़्यादा छापे जो हैं वो उस वक्त मारे गए, लोगों को रोकने के लिए किया गया। क्या जो हमारी फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ इस तरह से जो ब्रूटैलिटी जो पुलिस के जरिए इन्होंने करवाई थी, क्या वो कर पाएंगी या करेंगी? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा।
सर आखिरी सवाल, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का आपने जिक्र किया, लेकिन जो पेशरफ्त हो चुकी है, आप देख रहे हैं एक्विटल्स हो रहे हैं और बहुत से मेगा करप्शन केसेस बंद हो चुके हैं, ये सारे रीएड्रेस या रिवर्स हो सकेंगे आने वाले दिनों में, या एक बार फिर ये समझ लिया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दी गई है, तमाम इसको ड्राई क्लीनिंग कह लीजिए जो कह लीजिए, मगर अब एक ही पेज पे है सब, या आपकी हुकूमत अगर आई तो एक बार फिर यही कहा जी? नहीं, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहना तो बड़ी ज्यादती की बात है। देखिए, एक सीधे सीधे केस है, ये किसी के बाप का पैसा तो नहीं था जिस तरह से हुदैबिया में माफ किया गया, फिर जिस तरीके से आज ये 14 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद किया गया, यानी आपने 2 साल फर्द जुर्म लगने लगी और आपने 2 साल के बाद इस तरह से इक्विटल की। मेरा ख्याल है इसाक डार का आना, मरियम नवाज की इक्विटल और शहबाज शरीफ का आज की बरियत, ये 3 तमांचे लगे हैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से, और लोग इसके ऊपर बड़े गुस्से में। मैं तो जिससे बात हुई है, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, पीपल आर वेरी वेरी एंग्री ऑन ऑल दीज डिसीजंस कि ये जो तमाशा लगाया गया है। और 16 मई को अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था कि किस तरीके से प्रोसिक्यूशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि वो सो मोटो किधर गया, कैसे चला गया। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि ये जो ट्विटल्स हो रही हैं ये मैनिपुलेशन का नतीजा है, ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। और हमने इंशाल्लाह लोगों से वादा किया, और अगर ये मैनिपुलेशंस हैं, चाहे हुकूमतें वक्त की हैं या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की आशीर्वाद से हैं, विच एवर केस इट माइट बी सर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब वज़राए आज़म अपने आप को बार बार तसलसल से पाते हैं कि जिधर उनके पास स्पेस नहीं होती अपने आप की, अपनी हुकूमत को मनूवर करने की, और बादज़ा कहना पड़ता है कि शेरशाह सूरी जैसे काम कर देते, स्पेस होती, इख्तियारात होते, आपकी भी एक मखलूत हुकूमत थी, बहुत रेज़र-थिन मार्जिन थी, उसके बाद बेबसी भी थी जिसका आज इतराफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब। क्या ऐसे केसेस में वज़ीर आज़म को रिजाइन कर देना चाहिए आइडियली? नहीं, रिजाइन क्या करना होता है ये तो मैं आपको बताऊं, इतनी पावर तो किसी को नहीं मिलनी, ना ही आगे भी नहीं मिलनी। तो आपने निज़ाम के अंदर रहकर ही काम करना है, कैसे करना है यही आपका एक हुनर है कि कैसे आपने निज़ाम को चलाना है, कैसे करना है। तो बहुत बड़ी ताकत आपको तो ये तो नहीं होना हम कोई जो है वो बादशाह तो नहीं बन जाना, यही इसी तरह सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स में इससे ज़्यादा ताकत जो है वो मिलनी नहीं है। ये बहुत मॉडर्न शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी, कह रहे हैं कि अभी भी मुमकिनात में से है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अर्ली इलेक्शंस की डेट दे दी जाए और लॉन्ग मार्च की नौबत भी ना आए। छोटे से वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। हम आपके सामने काबुल पर अफगान तालिबान के कब्जे और उसके बाद पाकिस्तान में होने वाले वाकयात की तफसील रखते आए हैं कि कैसे अफगान तालिबान कब्जे के असरात पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों स्वात, मालाकंड और दीगर सेटल्ड एरियाज पर मुर्तकिब होंगे, और अब जिन खदशात का इज़हार हम माजी में करते आए हैं वो बज़ाहिर दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मगर इस तमाम के दौरान असल हक़ाइक़ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और इल्ज़ामात की नज़र हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के स्वात से मुंतखब होने वाले MNA मुराद सईद स्वात के हालात पर भरम नजर आया और सवाल किया कि तुम होते कौन हो मेरे फैसले करने वाले? हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूँ, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो, तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? उन्होंने मजीद कहा कि हालात अगर ठीक हैं तो हमें दिखाओ। आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। स्कूल की वैन के ऊपर फायरिंग हुई है, हम कहते हैं रोजाना के दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, यार उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। स्वात के मुस्तकबिल के लिए, पुख्तनख्वा के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है, आवाज उठानी है। मुराद सईद का मुखातिब कौन था? मगर शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि स्वात और दीगर इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने के बाद 22 अक्टूबर 2018 को पाक फौज ने स्वात का इंतजामी कंट्रोल 3 माह कबल वजीर आला KP का हल्फ लेने वाले महमूद खान की सूबाई हुकूमत को दे दिया। स्वात के अलावा दहशतगर्दों से पाक करवाए जाने वाले इन इलाकों को बदतदरीज सिविल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया, और आज इमरान खान ने सूबे में हालात की खराबी को वफाक पर डालने की कोशिश करते हुए कहा कि सरहद पर बाड़ लगाना वफाक का काम है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान ने खुद एक इंटरव्यू में किया, जिसके बाद पहली बार पाकिस्तानी कौम को मालूम हुआ कि 80,000 पाकिस्तानियों के कातलों से इस वक्त रियासत गुफ्तगू कर रही है। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government
for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. इसी तरह ये भी किसी अलमिये से कम नहीं कि जिस वक्त मोहसिन दावड़ जैसे MNAs तहरीक इंसाफ की क़यादत को आने वाले ख़तरात से मुतनब्बे कर रहे थे, तो उस वक्त मुराद सईद साहब उन पर PTM की हमायत का इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस तरह से ममल इस तरह से रियासत नहीं चल सकती। जरा अपने कौम की भी फिक्र करो। ये नौकरी ये नौकरी आपको कुछ नहीं देगी। ये सिर्फ 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी। अभी जो मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे कि नौकरी पक्की करने के लिए, 2 हफ्ते पहले वजीरिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन में दुकानें राख हो गई थी, जिनके घर बर्बाद हो गए थे, लेकिन यही शख्स ड्रोन हमलों के हक में बयानबाजी करता था। तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में TTP से मुज़ाकरात 3 मुख्तलिफ सतहों पर हो रहे थे। एक कमेटी बैरिस्टर सैफ की सूबाई कमेटी थी कि जो TTP से मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। दूसरा मुज़ाकराती अमल साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बराह रास्त TTP से इमरान खान की इजाज़त या फिर हदायत पर कर रहे थे, जबकि तीसरी सतह पर मुज़ाकरात उलमा और इलाके के अहम अरकान TTP से मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे। उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान और रियासत के दरमियान बज़ाहिर सीज़ फायर है, तब भी था, आज शक है, मगर अभी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ना सिर्फ शुरू हो गई हैं लेकिन अब अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स को पहुँच रही हैं। अब भी तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये नहीं मालूम कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ तो ऑफिशियली हमारा सीज़ फायर है। बिल्कुल एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि उनकी साइड से तो किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हमलों की सूरत में और ना ही इलाकों पर कब्जे करने की सूरत में सामने आई है। स्वात और दीगर इलाकों में हालात काफ़ी ख़राब हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलावा दाइश अपने पंजे गाड़ रही है। लोग एहतजाज कर रहे हैं। इलाके के MNAs MPAs हत्ता के सूबे के वज़ीर आला महमूद खान भी अपने आबाई इलाके में नहीं जा सकते, बल्कि ज़राए के मुताबिक ये सब TTP को भत्ता भी दे रहे हैं। रियासत के पास वक्त कम है, मगर हमारी सियासी क़यादत अभी भी सियासत करने में मसरूफ़ है। इजाज़त, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।